वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति। तो इसमें देखा था कि 3 प्रकार के होते हैं, समांतर होते हैं या फिर लंबवत होते हैं, लंबवत या फिर थीटा कोण पर, थीटा कोण पर। ओके, तो तीनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं, चलिए सबसे पहला देखते हैं समांतर, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की समांतर गति। ओके, जैसे मान लो कि विद्युत क्षेत्र इधर से पश्चिम से पूरब की ओर है, वैद्युत क्षेत्र पश्चिम से पूरब की ओर है। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये पश्चिम से पूरब की ओर है। और कोई कण जिसका द्रव्यमान मान लीजिए यम है, जिसका द्रव्यमान यम है और जिस पर आवेश क्या है यू, और इसके समांतर इस दिशा में गति कर रहा है, या मान लो कि पूरब से पश्चिम की ओर गति कर रहा है या पश्चिम से पूरब की ओर गति कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये कण जो है वैद्युत क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी वेस्ट से ईस्ट की ओर है। और देख रहे हो कि इसका भी जो गति है, किसका, कण का भी जो गति है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है ना, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो अगर ये धनावेश है, मान लो धनावेश है, धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर। तो जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उधर ही बल लगता है, धनावेश पर बल जो है बाहर की ओर लगता है, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। और इसका दिशा, इसका इसका वेग कितना है, U, वेग U है। ओके, तो हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जैसे मान लो टी समय अंतराल के बाद इसका वेग क्या होगा, कितनी दूरी ये तय करेगा, ये सब ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखेंगे, आवेशित कण पर बल, आवेशित आवेशित कण पर बल, कितना बल लग रहा है, बल F इक्वल टू लग रहा है QE, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो त्वरण कितना होगा, जब बल लग रहा है तो त्वरण भी होगा, इसी दिशा में त्वरण भी होगा। तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है, F बटा यम, है ना। तो F कितना है, F है QE, और यम हो गया, तो त्वरण कितना होगा, त्वरण त्वरण A बराबर हो जाएगा QE बटा यम। ओके, चलिए, आवेशित कण पर लगने वाला बल और ये हो गया त्वरण। तो हमें त्वरण मालूम है और इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक वेग मालूम है, और टी समय अंतराल के बाद हम इसका वेग ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू, लिखा नहीं रहा है, क्या हो जाता है। आगे आगे, यस क्या है, v स्क्वायर नहीं लिखा रहा है, तो कीप क्वाइट, राज तुम चुप रहो, तुम बता दोगे, तुम सुधार दोगे, तो फिर क्या आवाज जा रहा है मेरा स्टूडेंट्स आप लोग के पास, अरे देखो ना, लिखा नहीं रहा है, अचानक क्या हो गया इसमें। ये नया, क्या करके देखें, तो फिर ये सब हट जाएगा ना।
हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है हम लोग ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए। ओके, इसको कट करके फिर से वापस आते हैं। क्षैतिज दिशा में, इसका रिकॉर्डिंग मैंने नहीं स्टार्ट किया था, कोई नहीं अभी कर दिया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। फिर से समझाऊंगा इसको एक बार तो समझ में आ जाएगा। क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 है ना। अब जब त्वरण 0 रहता है मतलब त्वरण नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला लेते हैं, दूरी, दूरी इक्वल टू चाल गुने, चाल गुने समय, दूरी इक्वल टू चाल गुने समय। तो दूरी कितना है क्षैतिज दिशा में, यक्स, देखो यहां से यहां की दूरी क्या है, यक्स, तो दूरी के जगह पर लिख लो यक्स। ओके, और चाल कितना है जी, चाल हो गया यू, क्योंकि प्रारंभिक गति इसका कितना है यू, और टाइम कितना, टी समय अंतराल। तो हम टी बराबर निकाल लेते हैं क्योंकि इसका आवश्यकता पड़ेगा। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स बाई यू, ये टी इक्वल टू आपका हो गया यक्स बाई यू। इसको मान लो समीकरण 1। अब ऊर्ध्व दिशा में, है ना, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व दिशा में मतलब वर्टिकली, ऊर्ध्व दिशा में तो त्वरण हो रहा है क्योंकि बल लग रहा है ऊर्ध्व दिशा में, इसलिए त्वरण भी हो रहा है ऊर्ध्व दिशा में, है ना। इस डायग्राम को बढ़िया से समझे बच्चों, क्योंकि डायग्राम ही मेन है। जैसे मान लो डायग्राम में क्या था, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और यहां पर कोई कण, मान लो कोई कण जो है यहां से, जिसका द्रव्यमान यम है और आवेश इसका प्लस क्यू है, ये प्रवेश करता है। और इस स्थिति में मान लो इसका u इक्वल टू क्या है, 0, इसका निर्देशांक क्या है, 0 0, है ना। इस दिशा में ये गति कर रहा है, लेकिन इस पर बल कौन सी दिशा में लग रहा है, बल लग रहा है इस पर, बल लग रहा है इस पर, इस दिशा में, है ना, बल इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर ही बल लगेगा क्योंकि धनावेश है ये। तो बल कितना लग रहा है, एफ इक्वल टू क्यू ई, इस दिशा में बल लग रहा है। और इसका त्वरण, सॉरी, ये गति किस दिशा में है, इस दिशा में। तो इसका गति किस प्रकार से होगा, ये गति इस दिशा में कर रहा था और बल लग रहा है इस दिशा में, तो इसका गति कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। मान लीजिए किसी टी समय अंतराल में, टी समय अंतराल में इसका निर्देशांक p है, p कितना है, एक्स वाई, मतलब ये यहां से यहां तक कितना दूरी चला है, यहां से यहां ये जो दूरी चला है वो है x, और यहां से यहां जो ये वर्टिकल दूरी जो चला है वो क्या है, वो है y। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे देखिए ऊर्ध्व दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है, तो त्वरण हो रहा है तो हम लोग गति के समीकरणों का प्रयोग करेंगे, गति के समीकरणों का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, मतलब ये वाला दूरी ज्ञात करना है, ये वाला वाई ज्ञात करना है। तो वाई ज्ञात करने के लिए टाइम हमको मालूम है और प्रारंभिक वेग मालूम है, तो हम कौन सा समीकरण प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, है ना। चलिए देखिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग कर ले रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा बीट बढ़ा रहा हूं। ओके, हाँ इसका प्रयोग करेंगे तो देखिए u बराबर क्या है, u बराबर 0 है, तो टी यू टी बराबर क्या हो गया, यू टी बराबर हो गया यहाँ पे 0, तो यस इक्वल टू क्या हो गया, यस इक्वल टू हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, और यस क्या है, यस मतलब ऊर्ध्व दिशा में यस क्या है, ऊर्ध्व दिशा में यस जो है वाई है, वाई हो जाएगा यस, है ना। तो लिखेंगे वाई इक्वल टू हाफ ए, ए का मान हम रख देते हैं, ए निकाला था ना, ए कितना निकाला था, ए बराबर निकाला था क्यू ई बटा यम, तो यहाँ पे रख देते हैं क्यू ई बटा यम इंटू टी, टी स्क्वायर, तो टी कितना निकाला था, यक्स बटा यू का स्क्वायर, मतलब यक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, यक्स टी स्क्वायर मतलब यक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर। अब देखिए y बराबर क्या निकल करके आ रहा है, y बराबर आ रहा है आपका हाफ, हाफ इंटू
या फिर ऐसे हम ले लेते हैं, इसको मान लीजिए क्यू ई, शॉर्ट करते हैं क्यू ई इंटू, यहां से देखिए क्यू ई एक्स स्क्वायर या क्यू ई बटा टू एम यू स्क्वायर, टू एम यू स्क्वायर इतना ले लीजिए, इंटू यहां पे रख देते हैं एक्स स्क्वायर। वाई बराबर क्या हो गया, क्यू ई बटा टू एम यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया, है ना। तो ये निकल करके आया वाई, जहां वाई क्या है, जहां जहां वाई क्या है बच्चों, वाई जो है वो कण का ऊर्ध्व विस्थापन है, कण का ऊर्ध्व विस्थापन विस्थापन है। या फिर वाई को हम लोग ये भी कहते हैं, कण का विक्षेपण भी कहते हैं, कण का विक्षेपण, कण का विक्षेपण हो गया। अब जरा सोचिए बच्चों, ये जो वाई देख रहे हो, यहाँ जो आप वाई देख रहे हो, वाई इक्वल टू कितना आया, क्यू ई बटा टू एम यू स्क्वायर इंटू क्या है, इंटू एक्स स्क्वायर। ये कौन सा समीकरण है, यहाँ पर है के एक्स स्क्वायर, जहां के जहां आप के इक्वल टू क्या मान लोगे, के इक्वल टू मान लो क्यू ई बटा टू एम यू स्क्वायर, है ना, ये कांस्टेंट हो गया क्यू ई बटा टू एम यू स्क्वायर। तो ये जो समीकरण देख रहे हो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, जिसमें दो वेरिएबल हो, जैसे देखो एक वेरिएबल क्या है y और दूसरा वेरिएबल क्या है x, एक ऐसा समीकरण जिसमें दो वेरिएबल हो, जिसमें एक वेरिएबल का अधिकतम घातांक 2 हो और दूसरा वेरिएबल का अधिकतम घातांक 1 हो, तो इस प्रकार की जो समीकरण होता है ना, वो क्या होता है, परवलय समीकरण होता है। क्या होता है, परवलयाकार होता है, परवलयाकार। मतलब इसका जो यहाँ जो देख रहे हो, ये जो गति है, यहाँ से यहाँ जो ये गति देख रहे हो, ये गति कैसा है, परवलयाकार है। तो ये परवलयाकार गति को दर्शाता है ये समीकरण, है ना। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक ऐसा समीकरण जिसमें एक वेरिएबल का घातांक मैक्सिमम 2 हो और दूसरा वेरिएबल का घातांक 1 हो, तो इस प्रकार की समीकरण को परवलयाकार समीकरण कहता है, जो कि परवलय या परवलयाकार गति को दर्शाता है, गति को दर्शाता दर्शाता है, परवलयाकार गति को दर्शाता है। तो ये निकला, क्या निकला यहाँ पे, y जो है कण का विक्षेपण हम लोगों ने ज्ञात किया, या ऊर्ध्व दिशा में कण का विस्थापन ज्ञात किया। अब चलिए इसको हम दूसरे पदों में ज्ञात कर लेते हैं, कण का विक्षेपण गतिज ऊर्जा के पदों में। अगला हेडिंग इसमें लगा लीजिए, उसी में कण का विक्षेपण, कण का विक्षेपण, इस पर न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। कण का विक्षेपण गतिज ऊर्जा के पदों में, गतिज ऊर्जा के पदों में। जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, हम अभी सेव किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, बाद में हम समय देंगे आपको। चलिए, कण का विक्षेपण गतिज ऊर्जा के पदों में। तो देखिए आपके पास क्या है, y इक्वल टू क्यू ई बटा टू एम यू स्क्वायर, है ना, इनटू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हम इसको गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ एम यू स्क्वायर, होता है ना बच्चों, हाफ एम यू स्क्वायर, ये होता है गतिज ऊर्जा बराबर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त करेंगे। तो y इक्वल टू क्यू ई बटा टू एम यू के जगह पर हम लिख देते हैं हाफ एम यू स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, मनमानी थोड़ा ना चलेगा। क्या करेंगे, यहां पर अगर हम 4 से गुना कर दें, देखो तो 2 दूनी 4, तो टू एम यू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसलिए 4 से गुना कर दे हाफ एम यू स्क्वायर को, तो हमारा सेम टू सेम आ जाएगा, है ना, टू एम यू स्क्वायर आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम देखिए गतिज ऊर्जा के पदों में लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, क्यू ई बटा
QE बटा क्या हो जाएगा 4K, के क्या है गतिज ऊर्जा, 4K इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया गतिज ऊर्जा के पदों में हो गया, गतिज ऊर्जा के पदों में। ओके, अभी हम इसको संवेग के पदों में व्यक्त करेंगे। गतिज ऊर्जा के पदों में हो गया। अभी अगला हेडिंग लगा लीजिए इसमें, क्या हुआ, कण का विक्षेपण संवेग के पदों में, संवेग के पदों में, है ना, संवेग के पदों में। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वाला लिखते हैं पहले, y इक्वल टू क्या है, QE बाई 2mu स्क्वायर इंटू क्या है एक्स स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर, इतना है। इसको हम संवेग के पदों में व्यक्त करेंगे। देखिए संवेग के पदों में कैसे व्यक्त किया जा सकता है इसे। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को हम लोग P से लिखते हैं, P इक्वल टू क्या होता है यम यू, मतलब द्रव्यमान गुने, है ना, ये हो गया संवेग, ये हो गया संवेग। 9 क्लास में पढ़े थे याद है, 11 क्लास में तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला आप लोग को, है ना, तो 9 वाला याद रखिए, क्या होता है द्रव्यमान गुने वेग, ये होता है संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो इसके पदों में व्यक्त करेंगे इसको, तो क्या लिखें, यहां पर यम है, एक ही यम है, लेकिन यहाँ यू स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं कि y इक्वल टू क्यू ई, क्यू ई, है ना, बटा 2 यम यू स्क्वायर कर देते हैं, यम स्क्वायर यू स्क्वायर तो था ही पहले से, यम को स्क्वायर कर दिए, और यहाँ ऊपर में हम यम से गुना कर देते हैं, और इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो देखो अभी हो जाएगा संवेग के पदों में ये कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ई बटा 2 यम स्क्वायर यू स्क्वायर, मतलब कि यम यू बराबर पी, तो यम स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 2 पी स्क्वायर इंटू यम एक्स स्क्वायर इंटू यम एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया देखिए विक्षेपण, कण का विक्षेपण संवेग के पदों में, कण का विक्षेपण गतिज ऊर्जा के पदों में, है ना। और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कण का विक्षेपण, ये हो गया जनरल फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया गतिज ऊर्जा के पदों में, और ये क्या हो गया संवेग के पदों में। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा, लंबवत वाला पढ़ा अभी, है ना, जब आवेशित कण की गति वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। समांतर वाला पहले पढ़ा, फिर हम लोग थीटा कोण वाला पढ़ेंगे, उसके पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके पहले वाला तो है ही नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा डायग्राम देखिए, मैं एक्चुअली कॉपी पर नहीं लिख रहा हूँ, कॉपी पर लिखता तो सीधा सीधा डायग्राम बनाता, क्या करोगे, ये इस पर लिखने का अभ्यास अभी नहीं है, जिसकी वजह से लाइन जो है सीधा नहीं खिंचा रहा है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहो तो एक बार और डायग्राम मैं बना दूंगा, है ना, एक बार और डायग्राम बना दूंगा और समझा सकता हूँ, थोड़ा सा मैनेज करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया संवेग के पदों में। अगला नेक्स्ट देखिए डायग्राम क्या था, डायग्राम को हम फिर से आपको समझाते हैं। डायग्राम क्या था, ये था विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा लिया इस प्रकार से, ये हो गया विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और उसमें मान लो कोई कण है ना, कोई कण लिया, कोई कण जिसका द्रव्यमान क्या है यम है, और इस पर आवेश क्या है क्यू है। यह जो है ये जो है इस दिशा में गति करता है, गति करते 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 किसी क्षण जो है ये यहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है ये, समझे। अब जब यहाँ आता है तो क्या होता है, इसका इसका मान लो निर्देशांक क्या है 0 0, है ना, तो u बराबर ये यू वेग से जो है गति कर रहा है इस दिशा में, और ये u बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जरा सोचिए ये इस दिशा में गति कर रहा है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो ये धनावेश है, तो बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, इस पर बल लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। अब जब बल इस दिशा में लग रहा है तो त्वरण भी इसी दिशा में होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई बटा यम हो जाएगा, है ना, त्वरण भी इसी दिशा में होगा।
और गति इस दिशा में हो रहा है। तो जरा सोचो कि पहले गति इस दिशा में कर रहा था, अब बल इस दिशा में लग रहा है, तो इसका गति अब इस प्रकार से हो जाएगा, है ना? अब गति कैसा हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। मान लो किसी क्षण बिंदु P पर इसका निर्देशांक है x, y, मतलब कि यहाँ से कितना दूरी चला? इधर चला x, है ना? और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, वो ऊर्ध्व दिशा में कितना दूरी है? वो है y। तो यही डायग्राम है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या ज्ञात किया था? हम लोगों ने मान लिया t समय अंतराल में दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर हम लोगों ने पढ़ा चाल गुने समय। समझ रहे हो ना? चाल गुने समय। तो दूरी कितना था भाई? x। चाल कितना था भाई? u। समय कितना लिया था? t। तो पहले t ज्ञात कर लिया। t इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बटा u। तो ये मान लिया समीकरण 1, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। फिर ऊर्ध्व दिशा में लिया। ऊर्ध्व, ये देखिए क्षैतिज दिशा में ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर त्वरण नहीं हो रहा है, क्षैतिज दिशा में त्वरण नहीं हो रहा है, क्योंकि बल इस दिशा में नहीं लग रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में ना त्वरण होगा। तो त्वरण इस दिशा में हो रहा है, तो जिस दिशा में त्वरण होता है उसमें हम लोग समीकरणों का प्रयोग करते हैं, गति के समीकरणों का प्रयोग करते हैं। और जिसमें त्वरण नहीं होता है उसमें हम लोग दूरी बराबर चाल गुने समय का प्रयोग करते हैं। तो ऊर्ध्व दिशा में हम लोग क्या पढ़े भाई? ऊर्ध्व दिशा में देखा कि ऊर्ध्व दिशा में देखिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किए? यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए तो यस के जगह पर क्या है? ऊर्ध्व दिशा में यस क्या है? वाई है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो पूरा जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि यू बराबर जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा? हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ए का मान क्या हो जाएगा? क्यू ई बटा यम। नहीं, और टी का मान कितना हो जाएगा? अभी अभी यहां से रख देते हैं, एक्स बटा यू, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू क्यू ई बटा टू यम यू स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा जनरल फार्मूला। ये क्या हो गया? जनरल फार्मूला। उसके बाद हम लोगों ने इसे क्या किया? गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त किया, और फिर हम लोग संवेग के पदों में व्यक्त किया। तो गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त करने के लिए क्या किया कि देखो y इक्वल टू क्यू ई बटा, यहाँ पे देख रहे हो 2mu स्क्वायर है। क्या है? 2mu स्क्वायर। तो इसको क्या करें? इसको हम कर देते हैं हाफ mu स्क्वायर। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है? हाफ mu स्क्वायर। तो यहाँ कर दिया तो गतिज ऊर्जा के रूप में तो आ जाएगा, लेकिन हमारा अपना मन का नहीं ना है, जैसे। हाँ बोलो। भी क्या है? भी वेग ही है ना हो, और यू भी वेग ही है। भी वेग है और यू भी वेग है। समझी? नहीं, यू क्या है? यू इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग। तो यू लिखो या भी लिखो, हम यू को ले रहे हैं, तो यू भी वेग होता है और भी वेग ही होता है, इसलिए एक ही चीज है ना? तो हाफ यम यू स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ तो दो था, तो दो हमें लाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे चार ले लेते हैं। देखो, तो दो से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? दो बार में कट जाएगा, तो 2mu स्क्वायर अभी भी आ जाएगा। तो क्या आ गया? इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? वाई इक्वल टू क्यू ई बटा, देखो इतना बराबर हो गया के, नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 4k इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया गतिज ऊर्जा के पदों में। फिर संवेग के पदों में किया इसी को। संवेग के पदों में कैसे किया? तो वाई बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला? संवेग बराबर होता है पी इक्वल टू यम भी, है ना? तो यहाँ पे यू है, v मतलब वेलोसिटी, u मतलब भी वेलोसिटी। तो पी यू, तो उसके टर्म्स में करना है। तो देखो लिखो क्यू ई बटा, यहाँ पर देख रहे हो यम एक ही गो है, यू दो गो है, तो यम को भी दो गो कर देते हैं। 2mu स्क्वायर और यू स्क्वायर कर दिया। तो अपने मन से तो नहीं ना कर सकते, यहाँ पे किया तो ऊपर में भी तो एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये लड़का अगर नीचे यम से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी यम से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा? अब आ गया हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? क्यू ई बटा, यहाँ पे देखो यम यम यू बराबर क्या होता है? पी। तो यहाँ पे यम स्क्वायर यू स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया? यम एक्स स्क्वायर, यम एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया संवेग के पदों में। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और आवेशित कण किस दिशा में गति कर रहा है?
लंबवत दिशा में गति कर रहा है, देख रहे हो, लंबवत दिशा में गति कर रहा है। जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करे तो उसके बारे में हम लोगों ने उसका स्टडी किया, हम लोगों ने उसका विस्थापन ज्ञात किया। y बराबर क्या है, विक्षेपन, कण का विक्षेपन। फिर हम लोगों ने गतिज ऊर्जा के टर्म्स में ज्ञात किया, फिर हम लोगों ने संवेग के टर्म्स में ज्ञात किया। चलिए अब इसके आधार पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, इसके आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए, सुनाई दे रहा है ना? चलिए, आज नेट बढ़िया चल रहा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, थोड़ा राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन लंबवत प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, ये क्या है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन लंबवत लंबवत प्रवेश करते हैं। ए राज, लंबवत प्रवेश करते हैं। हाँ, तो किसका विक्षेपण अधिक होगा? किसका किसका विक्षेपण अधिक होगा? तेरा हिलाओ नहीं बेटा, अधिक होगा, है ना। कंडीशन है, यदि पहला नंबर कंडीशन है, दोनों, पहला नंबर देखो, ये पहला नंबर हो गया, मान लो इसको पहला नंबर मान लो। यदि मतलब दोनों दोनों पहला नंबर में क्या है, दोनों समान वेग से प्रवेश करे, दोनों समान वेग से प्रवेश करे। राज तुम हिला रहे तो हमको दिक्कत हो रहा है बेटा, समझे। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में है दोनों समान गतिज ऊर्जा से प्रवेश करे, दोनों समान गतिज ऊर्जा से प्रवेश करे। चलिए, तीसरा नंबर है दोनों समान संवेग से प्रवेश करे, दोनों समान संवेग से प्रवेश करे, प्रवेश करे। तो ये हो गया क्वेश्चन, है ना। तो तीनों ही कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, किसका विक्षेपण अधिक होगा ये पता करना है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। देखिए, सबसे पहला वाला कंडीशन लेते हैं, समान वेग से प्रवेश करे, पहला नंबर तो लेते हैं। हाँ, पहला नंबर क्या है, समान वेग से, ए राज बेटा हिलाओ नहीं बेटा, समान वेग से, समान वेग से प्रवेश करे, करे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई बटा 2mu² इंटू एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए, देखिए तो, के लिए क्या है, दोनों एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मतलब ई बराबर, ई क्या है, समान है, ई जो है वो समान है। अब देखो और क्या क्या समान है, यहां पर क्या कह रहा है कंडीशन, पहला नंबर में समान वेग, वेग मतलब यू भी समान है, अरे भैया यू भी क्या है, समान है। देखो, और Q तो समान होता ही है, क्योंकि Q का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 होता है दोनों के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो व प्रोटॉन हो, दोनों के लिए। खाली बस ऋणावेश होते हैं, एक धनावेश होते हैं, दोनों का मान तो समान ही होता है ना। तो Q भी समान है, मतलब ये भी क्या है, समान है। क्या क्या समान है,
ई समान है, यू समान है, वेग समान है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है वेग समान है, क्यू भी समान है, तो देखो क्यू समान है, ई समान है, यू समान है, यक्स यक्स क्या होगा, यक्स तो नियत होगा ही, यक्स क्या होगा, नियत होगा, यक्स नियत होगा। चलिए अब क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, अब सिर्फ एक ही चीज बच गया, वो यम पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो गया, यम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यम, सॉरी वाई जो है यम का द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती है, वाई क्या है, द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती है। तो देख रहे हो, चलिए कंडीशन लगाते हैं, किसका द्रव्यमान कम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। जानते हो ना बच्चों, केमिस्ट्री पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कम होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, क्योंकि वह न्यूक्लियस में रहता है, नाभिक में रहता है, नाभिक में ही सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है। किसी भी परमाणु के सबसे ज्यादा द्रव्यमान कहाँ पे होते हैं, नाभिक में होते हैं, है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का द्रव्यमान मिला करके ही पूरा द्रव्यमान लगभग जो है उस परमाणु का पूरा द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य के बराबर होता है, मतलब कि कम होता है प्रोटॉन से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम। अब जरा सोचो, व्युत्क्रमानुपाती है, वाई जो है वो क्या है, द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी सब चीज तो समान ही है, तो यम पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यम मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, विक्षेपण जो है वो द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर द्रव्यमान कम होगा, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम, तो बताइए विक्षेपण क्या होगा, विक्षेपण विक्षेपण ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का विक्षेपण क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चों। तो यही होगा, यही क्वेश्चन था ना कि किसका विक्षेपण ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का विक्षेपण ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, इसलिए इसका विक्षेपण ज्यादा होगा। समझ गए ना। चलिए दूसरा नंबर कंडीशन, दूसरा नंबर यही पे देख लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, दोनों समान गतिज ऊर्जा से प्रवेश करें। तो गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या है, गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला पहले लिखते हैं, दूसरा नंबर देख लेते हैं। समान गतिज ऊर्जा से प्रवेश करे तो y बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू ई बटा 4k इंटू एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। y बराबर, है ना, y बराबर इतना होता है। तो देखिए यहां पर q भी समान है, q q समान, q समान, है ना, e भी समान क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, e भी समान, है ना बच्चों। और क्या, k भी समान क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि k भी समान है, k भी समान है। और यक्स तो नियत है जी, यक्स क्या है, नियत है, तो y भी नियत हो जाएगा, यक्स नियत है तो y भी नियत हो जाएगा, तो y भी नियत होगा, नियत होगा मतलब विक्षेपण भी समान होगा, मतलब y मतलब विक्षेपण, ये क्या है, ये क्या है, विक्षेपण है ना, यही ना विक्षेपण। तो विक्षेपण भी क्या होगा, भी समान होगा, दोनों में समान होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में समान होगा, एक ही जैसा विक्षेपण होगा। तो ये नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, दोनों समान संवेग से प्रवेश करें, दोनों समान संवेग से प्रवेश करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। फॉर्मूला इसके लिए क्या है, तीसरा नंबर पहले देखिए, y बराबर क्या होता है, क्यू ई बटा 2p² 2p² इंटू यम एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या है, तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, समान संवेग, मतलब p जो है वो क्या है, समान है, नहीं सबके लिए, चाहे जितना के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ही प्रोटॉन के लिए। q तो समान होता ही है क्योंकि दोनों का मान 1.6 होता है, तो ये भी समान है ना, q भी समान है। और क्वेश्चन तो कह ही रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो e भी समान ही है जी। अब बताइए, x तो नियत है ही, x नियत है ना। अब है क्या बच गया, यम, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम, y जो है द्रव्यमान का समानुपाती है, मतलब जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा उसमें ज्यादा विक्षेपण होगा, है ना।
यदि यम ज्यादा, यदि यम ज्यादा तो विक्षेपण ज्यादा, तो विक्षेपण भी ज्यादा, विक्षेपण भी ज्यादा। अब जरा सोचिए किसका यम ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, है ना। तो लिखेंगे प्रोटॉन का, प्रोटॉन का यम ज्यादा। ओके, तो क्या होगा, विक्षेपण भी ज्यादा हो, अधिक होगा, विक्षेपण भी अधिक होगा। तो ये हो गया आपका आंसर, कंक्लूजन, है ना। चलिए ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर गति करता हो, थीटा कोण पर गति करता हो। तीन कंडीशन होता है ना, समांतर, लंबवत और थीटा कोण पर। तो तीनों हम लोग देख लेंगे। तो देख लेते हैं, अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है, किसी वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक साथ समांतर छोड़े जाते हैं, एक साथ समांतर छोड़े जाते हैं, समांतर छोड़े, अरे भैया, समांतर छोड़े जाते, यहाँ छोड़े हैं, छोड़े जाते हैं। कौन पहले टकराएगा, कौन पहले टकराएगा, कौन पहले टकराएगा, यही है। तो देखते हैं, चलिए देखिए, चूंकि यहां पर समांतर छोड़ा जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जो है ना, एक साथ समांतर छोड़े जाते हैं। तो कौन पहले एक दूसरे से, मतलब कौन पहले टकराएगा, कौन पहले टकराएगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो बल भी इसी दिशा में लगेगा ना, बल भी इसी दिशा में लगेगा, चूंकि बल इक्वल टू क्यू ई हो गया, बल इसी दिशा में लग रहा है, त्वरण भी इसी दिशा में होगा, है ना। तो देख लेते हैं। तो देखिए, जब त्वरण होता है तो हम लोग गति के समीकरणों का प्रयोग करते हैं। कौन सा गति के समीकरणों का प्रयोग करेंगे, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए, अब जरा सोचिए, यहां पर क्या हो जाएगा, चूंकि प्रारंभिक वेग एक साथ छोड़ जाते हैं, तो प्रारंभिक वेग क्या है, दोनों का क्या है, शून्य है। प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है। तो यूटी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यूटी बराबर जीरो। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से हम टी निकाल लेते हैं। ओके, देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s/a, क्या हो जाएगा 2s/a, 2s/a। अब हम ये का मान रख देंगे यहाँ पे। देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2s/a का मान क्या हो जाएगा, क्यू ई बटा यम, है ना, क्यू ई बटा यम। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहां से हम ले लेते हैं, टू ऊपर चला जाएगा ने, 2m(s) बटा क्यू ई, 2m(s) बटा क्यू ई। अब यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए टाइम ही तो ज्ञात करना है, जिसका टाइम कम होगा वो पहले टकराएगा, जिसका टाइम ज्यादा रहेगा वो देर से टकराएगा, है ना। जिसका टाइम, जो कम टाइम में दूरी तय करेगा, वो जिसका गति ज्यादा होगा वही पहले टकराएगा। तो टाइम हम लोग निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 2m(s), टी स्क्वायर हटा दिया तो क्या हो जाएगा 2m(s) बटा QE, 2m(s) बटा QE, ये हो गया T बराबर। ओके, अब यहां पर देखिए बच्चों कि यहाँ पे क्या है, ये आवेश दोनों का बराबर है, विद्युत क्षेत्र एक जैसा है ना, दूरी एक ही तय करेगा, दूरी क्योंकि शुरू में जो ये चल रहा है दूरी एक ही तय करेगा, लेकिन तो यहाँ पे किसके, यहाँ पे जो समय है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट यम, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट यम, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट हो गया, देखिए कांस्टेंट यहाँ पर क्या क्या हो गया, यहाँ पर Q, E और यहाँ पर यस, ये सब क्या हो गया, ये सब तीनों जो है कांस्टेंट हो गया, है ना, कांस्टेंट हो गया। Q कांस्टेंट है दोनों के लिए, यस दोनों दूरी बराबर तय कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए बराबर है, तो ये तीनों कांस्टेंट है, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, T डिपेंड कर रहा है यम पर। अब जरा सोचिए, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका समय ज्यादा लगेगा, उसका गति कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा, अगर यम जिसका कम होगा, यम जिसका कम होगा, किसका कम होता है यम, बताइए, इलेक्ट्रॉन का यम जो है, इलेक्ट्रॉन का यम, इलेक्ट्रॉन का यम जो है वो कम होता है, अगर यम कम होगा तो टाइम भी कम होगा ना, टाइम भी क्या होगा, वो कम होगा, टाइम भी कम होगा। अब जब टाइम कम लगेगा तो कौन टकराएगा पहले, जिसका टाइम कम हुआ वही पहले टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन पहले टकराएगा, टकराएगा, अरे क्यों नहीं दिखा रहा है भाई, चलिए इलेक्ट्रॉन पहले टकराएगा, ये हो गया, है ना, इसको नोट कर ले बच्चों। अच्छा ठीक है, हाँ देखिए, क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक साथ समांतर छोड़े जाते हैं, ये देखो वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जो है एक ही साथ छोड़ा जाता है, समांतर छोड़ा जाता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के समांतर छोड़े जाते हैं, तो कौन पहले टकराएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से पहले टकराएगा कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से पहले टकराएगा, कौन पहले टकराएगा, है ना, तो ये पता करना है, तो इसको पता करने के लिए हम क्या ज्ञात कर लेंगे, टाइम ज्ञात कर लेंगे, टाइम जिसका कम होगा वही पहले टकराएगा, जिसका टाइम ज्यादा होगा वो देर से टकराएगा, तो टाइम निकाला, तो टाइम निकालने के लिए हम लोगों ने क्या, कौन सा समीकरण यूज किया, दूसरा नंबर समीकरण का प्रयोग किया, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक साथ छोड़े जाते हैं, तो यू बराबर क्या हो गया, जीरो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए यू बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यू बराबर जीरो हो गया, तो यूटी बराबर भी जीरो हो गया, तो क्या बचा, यस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बचा, तो यहां से टी स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, 2s बटा ये हो गया, यहां से स्क्वायर हटा देंगे, देखो ये का मान यहां से रख देंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर जब ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है एफ बटा यम, तो एफ कितना है, एफ है क्यूई, एफ है क्यूई बटा यम, है ना, क्यूई बटा यम, तो यहाँ पे क्यूई बटा यम रख दिया एफ के जगह पर, तो क्या निकला, यम ऊपर चला गया तो 2ms बटा QE हो गया, टी से स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हो कि यस क्यू और ई, यस क्यू और ई ये तीनों कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, देखिए क्यू जो है आवेश, आवेश जितना इलेक्ट्रॉन का होता है वो तो उतना ही प्रोटॉन का होता है, विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए एक समान है, और यस यस मतलब चली गई दूरी इस दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्योंकि एक साथ ही छोड़े जाते हैं, और दोनों आवेश का जो है परिमाण बराबर है, तो दोनों पर बराबर बराबर बल लगेगा, दोनों पर बराबर बराबर बल लगेगा, तो दोनों बराबर बराबर दूरी चलेगा, लेकिन समय देखिए क्या चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है यम पर,
त्वरण किसका ज्यादा होगा, किस पे डिपेंड करता है, यम पर। तो जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा, जिसका कम द्रव्यमान होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। तो वही यहाँ पे यम पर डिपेंड करता है। टाइम टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से देखिए निकल करके आया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम। टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ यम पर। और यम जो है ऊपर में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि यम कम रहेगा तो टाइम भी कम लगेगा। तो यम कम किसका है, इलेक्ट्रॉन का कम है, तो टाइम भी उसका कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन ही पहले टकराएगा। यही बात है, समझ गए बच्चों? कंधा दर्द कर रहा है। हाँ, इसके बाद अगला टॉपिक है कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर गति करता हो, जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री पर गति करता हो, तब उस स्थिति में हम लोग जो है उसका विक्षेपण ज्ञात करेंगे। तो कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा उसी प्रकार से हम लोग इसको भी करेंगे, लेकिन ये अगले क्लास में करेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट एवरीबॉडी। हाँ बोलिए। कौन बोल रही हो बुआ? खुशबू? क्यों, ये टाइम ठीक तो है बुआ पढ़ने के लिए? सुबह में 6 से 7? सवेरे सवेरे सभी बच्चे नहीं उठ पाते हैं, है ना। कोचिंग वोचिंग है नहीं आजकल, तो सबका आदत है 7 बजे 8 बजे उठना। तो कुछ बच्चे उस समय उठेंगे, रात का समय बढ़िया रहता है हो पढ़ने के लिए, समझी। सुनो ना खुशबू। क्या क्या बोली? तो भाई वो तो मैनेज करना पड़ेगा। ये आराधना बोल रही हो? खुशबू, ये सब तो मैनेज करना पड़ेगा, ये तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। जानती हो रात में ही बच्चे पढ़ने वाले जो होते हैं ना, वो रात में ही पढ़ाई करते हैं ज्यादा। हम भी जब, सुनो ना, जब हम ट्वेल्थ में जब थे ना खुशबू, तो ट्वेल्थ में जब थे तो हम, एक सेकेंड,